नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कबीरा एकेडमी में। आज हम करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यानी क्रमिक उपयोगिता का सिद्धांत जो कि हिक्स एंड एलन ने दिया है। इससे पहले के वीडियो में हमने क्लास ली थी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की। हमने समझा था, स्टार्ट किया था बल्कि उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हमने जाना था उपयोगिता क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, यानी कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को। इसके अलावा हमने स्टार्ट कर लिया था संख्यात्मक उपयोगिता सिद्धांत। दो अप्रोचेज हैं, पहली है संख्यात्मक उपयोगिता सिद्धांत यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और दूसरी है क्रमिक उपयोगिता सिद्धांत यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कल के क्लास में हमने कवर कर लिया था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को। आज हम देखेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यानी क्रमिक उपयोगिता का सिद्धांत। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह एक आधुनिक सिद्धांत है। इसका अर्थ क्या है? उपयोगिता को संख्याओं में नहीं मापा जाता, बल्कि केवल क्रम यानी रैंकिंग में बताया जाता है। एक्चुअली जो ऑर्डिनल कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में जो दोष थे, जो लिमिटेशंस थी, उन्हीं को सुधारने के लिए ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच लेकर आई गई है, जो कि ज्यादा सटीक बैठता है। संख्यात्मक उपयोगिता सिद्धांत इतना व्यवहार में यानी प्रैक्टिकल नहीं था, और ये प्रैक्टिकल है। इसका अर्थ है उपयोगिता को संख्याओं में नहीं मापा जाता, बल्कि केवल क्रम में यानी कि रैंकिंग में बताया जाता है। यानी आप कह सकते हैं, कोई भी उपभोक्ता कह सकता है कि कुछ वस्तुएं हैं, जैसे कह दिया कि ए वस्तु जो है वो ज्यादा, मतलब ज्यादा उससे सेटिस्फाइड है बी और सी के मुकाबले, या बी ज्यादा सी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, यानी उपयोगिता है उसकी। ए की उपयोगिता इन दोनों से ज्यादा है, बी की उपयोगिता सी से ज्यादा है। तो ये क्या है, रैंकिंग हो सकती है वस्तुओं की कि किस वस्तु से हमें कितनी कम या ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जानते हैं आगे? उदासीनता वक्र विश्लेषण यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इसका मेन पॉइंट है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का। इसे दिया है हिक्स एंड एलन ने। यूटिलिटी को रैंक किया जाता है, यानी कि मापा नहीं जाता बल्कि रैंक किया जाता है। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसे हम और क्या क्या कह सकते हैं? इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीनता वक्र विश्लेषण को तटस्थ वक्र भी कहते हैं, या अनधिमान वक्र भी कहा जाता है। अब जानते हैं उदासीनता वक्र क्या है, यानी व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। देखिए, ये एक ऐसा कर्व यानी ग्राफ है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों यानी कॉम्बिनेशंस को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी दो ऐसी वस्तुओं कॉम्बिनेशंस जिससे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि सभी बिंदुओं पर संतुष्टि का स्तर एक जैसा होता है। इसलिए उपभोक्ता इनके बीच उदासीन रहता है, यानी वह किसी एक संयोग को दूसरे से बेहतर नहीं मानता, यानी वो पूरी तरह से क्या है, इससे सेटिस्फेक्शन है। जानते हैं इसको ग्राफ के थ्रू। देखिए, यहाँ आप एक टेबल देख रहे हैं, इंडिफरेंस शेड्यूल। इसमें हमने दिखाया है, ये हमने लिया है गुड एक्स का कॉम्बिनेशन, और ये गुड वाई है, बिस्किट्स हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन है, ये गुड एक्स है, एक्चुअली इसने गलत लिखा है। ये गुड एक्स है और ये गुड वाई मान लीजिए, बिस्किट्स एंड बनानास। कॉम्बिनेशन ए क्या कहता है कि एक बिस्किट जो सेटिस्फेक्शन और 12 बनानास एक साथ ले सकता है, वो अपनी जितनी भी उसका बजट है उसके अंदर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अगर बिस्किट की संख्या बढ़ाई जाती है तो ऑब्वियसली बनाना की उसको यानी केले की जो क्वांटिटी है वो कम करनी पड़ेगी। और अगर ये तीसरे कॉम्बिनेशन पे जाता है, सी वाले पे, यानी 3 बिस्किट है, तो बनाना कितना हो जाएगा? 5, यानी और कम हो गया। जैसे जैसे हम गुड एक्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ही जो हमारी दूसरी वस्तु है बनाना, उसकी संख्या कम होती जा रही है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन ई है, यहाँ अगर हमने 5 बिस्किट ले लिए तो बनाना कितने रह जाएंगे? सिर्फ 2। इसी को हम ग्राफ देखते हैं कैसे। देखिए, इसी टेबल को हमने बनाया है,
यहाँ बनानास लिए हैं, गुड वाई है बनाना हमारा और गुड एक्स है बिस्किट। तो यहाँ सेम कॉम्बिनेशन हमने शो किया है। एक बिस्किट है तो बनाना कितने ले सकते हैं अपनी लिमिटेड इनकम में? 12। और 2 बिस्किट होंगे तो बनाना कितने? 8। 3 पे 5, 4 पे 3 और 5 पर 2। तो ये आप इस तरह से इंडिफरेंस कर्व को शो कर सकते हैं। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं इस पर इसकी इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी इंडिफरेंस रहेगा। तो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन वो अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी को हम कहेंगे कि क्या है इस पे उपभोक्ता, ये क्या है उदासीन यानी कि इंडिफरेंट रहता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। एट एवरी पॉइंट सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब देखते हैं इंडिफरेंस कर्व बना करके और कुछ। यहाँ पर हमने लिया है एक वस्तु y है ऑरेंज और एक वस्तु x है एप्पल। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 3 इंडिफरेंस कर्व बनाए। पहला IC1, IC2 और IC3। ये क्या बताते हैं हमें? जो IC1 है कि इसकी तुलना अगर हम IC2 और IC3 से करें तो इसका मतलब है कि IC1 से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है और IC3 से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है तो IC3 की सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशन जो है वो ज्यादा बनता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आपकी इनकम यानी बजट लाइन भी आपकी चेंज हो, तभी पॉसिबल है। तो यहाँ सिर्फ इतना समझ सकते हैं हम कि IC3 से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन IC1 से कम सेटिस्फेक्शन है, ज्यादा है। अब देखते हैं कि ये जो आपने देखा अभी इंडिफरेंस कर्व, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। क्या होता है? नीचे की ओर झुकाव वाला होता है यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यह कर्व बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर गिरता है। इसका मतलब है कि यदि उपभोक्ता यानी कंज्यूमर एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तो उसे समान संतुष्टि बनाए रखने के लिए यानी सेम सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा घटानी पड़ेगी। अगर एक का कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो दूसरा कम करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है, यानी कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये कैसे पॉसिबल है? ये वक्र मूल बिंदु की ओर उठा हुआ यानी कॉन्वेक्स होता है। इसका कारण क्या है? घटते सीमांत प्रतिस्थापन दर। अभी हम इसी की वीडियो में जानेंगे नीचे। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी घटते सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, तो इसका रीजन यही है। आगे देखते हैं। ये कभी जो इंडिफरेंस कर्व है हमारे आईसी, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटते यानी इंटरसेक्शन नहीं करते। दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक वक्र संतुष्टि के एक अलग स्तर को दर्शाता है। यानी आपका अगर संतुष्टि का अलग स्तर है, आप मैंने जैसे बताया कि मैंने IC1 से अगर IC3 पर आप जाते हैं तो वहां संतुष्टि का लेवल ज्यादा होगा, लेकिन उसके आपको अपना बजट भी एनहेंस करना होगा। नेक्स्ट है ऊंचा वक्र, यानी कि जो हाई कर्व है आपका वो अधिक संतुष्टि देता है। उदासीनता मानचित्र इंडिफरेंस मैप में जो वक्र जितना ऊपर या दाईं ओर होगा वह उतनी ही अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। कि जो हमारा कर्व है वो जितना ऊपर होगा या हमारा राइट साइड में होगा वह उतनी ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। अब जानते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को, यानी कि उपभोक्ता संतुलन। उदासीनता वक्र विश्लेषण के अनुसार एक उपभोक्ता तब संतुलन में होता है यानी इक्विलिब्रियम में होता है जब उसकी बजट रेखा यानी बजट लाइन उदासीनता वक्र को स्पर्श यानी टेंजेंट होती है उस पर। इस बिंदु पर उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है। जानते हैं इसको ग्राफ से भी। देखिए हमने इंडिफरेंस कर्व को अभी देखा था, अब एक बजट लाइन हमने ड्रॉ की है। ये बजट लाइन है जो आप देख पा रहे हैं, जो स्ट्रेट लाइन है ये बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है। अब जहां ये कोई जो भी इंडिफरेंस कर्व इस बजट लाइन को टच करता हुआ निकलेगा यानी कि इस पर टेंजेंट होगी बजट लाइन जिस भी आईसी पर, वही क्या होगा हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो ई पॉइंट है यही हमारा क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट है कंज्यूमर का। अब जो आप देख रहे हैं इसमें IC3 यानी कि जो थर्ड वाला कर्व है ये अनअटेनेबल है क्योंकि आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बजट उतना नहीं है, वहां आप नहीं जा सकते। और जो इससे पहले वाला IC1 कर्व है ये क्या होगा? अंडर बजट हो जाएगा, यानी कि बहुत ही कैसा है आपकी यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कंप्लीट नहीं होगी जितना आप खर्च करना चाहते हैं उस हिसाब से।
तो यहाँ जो आपका ऑप्टिमम लेवल है, जो संतुलन बिंदु है, वो किस पर है? आपका IC2 पर है, जो यहाँ पर टेंजेंट है किस पर? बजट लाइन पर। तो यही कह रहा है कि जो बजट लाइन पर टेंजेंट होगा यानी स्पर्श करता है वहां पर, इस बिंदु पर उपभोक्ता अपनी सीमित आय से यानी कि लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर रहा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मुख्य विद्वान जो है हमने बताया पहले ही, J.R. हिक्स हैं इसके, और R.J.D. एलन है। अब जानते हैं इंडिफरेंस कर्व के साथ किस किस कंपोनेंट को समझना और बाकी है हमें। पहला है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिसे आप MRS भी कहते हैं शॉर्ट में, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण बेस है यानी आधार है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वह दर है जिस पर एक कंज्यूमर एक वस्तु यानी कि एक्स वस्तु है मान लीजिए, इसकी अतिरिक्त इकाई पाने के लिए दूसरी वस्तु यानी कि जो वस्तु Y है उसकी कुछ मात्रा त्यागने को तैयार होता है, ताकि उसकी कुल जो उपयोगिता है या संतुष्टि है उसका स्तर समान रहे। फिर से देखिए, अगर आपको समझ नहीं आया, MRS वह दर है जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई पाने के लिए, एक एडिशनल यूनिट के लिए, जो दूसरी वस्तु है, सेकंड आपके पास चीज है, उसकी कुछ मात्रा त्यागने को तैयार होता है, ताकि उसकी जो कुल संतुष्टि का स्तर है वो समान रहे, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहे। इसका नियम क्या कहता है? जैसे जैसे उपभोक्ता के पास वस्तु एक्स की मात्रा बढ़ती जाती है, उसके लिए एक्स की अगली इकाई की उपयोगिता कम होती जाती है। हमने क्योंकि पिछले क्लास में देखा था, क्या था? घटती हुई सीमांत उपयोगिता। तो जैसे जैसे वो कंज्यूम करता है अगली इकाई, उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होती चली जाती है, उपयोगिता कम होती चली जाती है। इसलिए वह एक्स की हर अगली इकाई के लिए वाई की पहले से कम मात्रा त्यागने को तैयार होता है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ देखेंगे इस सूत्र से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई का, तो एक्स और वाई का यानी कैसे करेंगे? यहाँ पर डेल्टा वाई यानी कि वाई वस्तु में जो चेंज आया है और उसके अकॉर्डिंग एक्स वस्तु में कितना चेंज आया। ठीक है, यहाँ पर जो डेल्टा वाई है वो त्यागी गई मात्रा है, यानी कितनी जो क्वांटिटी है वो उसने सरेंडर की है दूसरी वस्तु पाने के लिए, और डेल्टा एक्स जो है प्राप्त की गई मात्रा है। तो यहाँ हम कहेंगे कि एक्स की एक एडिशनल यूनिट उसको प्राप्त करने के लिए उसने वाई का कितना क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है, कितना त्यागा है। कॉम्बिनेशन एक टेबल से और ग्राफ से समझते हैं। देखिए क्या है, यहाँ कॉम्बिनेशन ABCD आपको दिया है, ये वस्तु एक्स वस्तु वाई है, और यहाँ इनका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जिसको हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से निकालेंगे, इसके रेशो से अनुपात निकालेंगे इन दोनों का। तो देखिए कॉम्बिनेशन ए क्या कहता है, अगर वस्तु एक्स की एक मात्रा लेते हैं, एक यूनिट लेते हैं, तो वस्तु वाई की हम कितनी ले सकते हैं? 10 ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन बी कहता है अगर हम वस्तु एक्स की 2 यूनिट ले रहे हैं, तो अब हमें वस्तु वाई की कितनी यूनिट्स को हमने सेक्रीफाइस यानी त्यागना पड़ रहा है। पहले हम 10 ले सकते थे, अभी हम कितनी ले पा रहे हैं? 5, क्योंकि हमने एक्स की एक एडिशनल इकाई ले ली है और एक यूनिट ले ली है, तो वाई की 5 इकाइयों को त्यागना होगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आया हमारे पास? क्या होता है? डेल्टा वाई यानी वाई में कितना चेंज आया है? 10 से 5 हो गया, तो कितना चेंज आया? 5 का। डेल्टा वाई कितना है? 5। और डेल्टा एक्स कितना है? पहले 1 था, अभी 2 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 1। तो 5/1 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर देखेंगे कितना चेंज आया। अब एक और एडिशनल यूनिट लिया हमने एक्स का, 2 से 3 कर दिया, तो यहाँ पर हमने कितना सेक्रीफाइस किया है? 5 से 2 पे आ गए, यानी कि 3 का सेक्रीफाइस किया है। तो इसका रेशो क्या होगा? डेल्टा वाई कितना हुआ है? डेल्टा वाई यानी वाई में कितना चेंज किया? 3 यूनिट का, और यहाँ कितना किया? 1 का, तो 3/1 यानी कि 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा आया है 5, 3 और 1। सेम है कॉम्बिनेशन डी में भी ऐसा ही होगा। इसको हम ग्राफ पे भी देख सकते हैं ऐसे। यहाँ आप देख पा रहे हैं, अगर हम एक्स वस्तु की 3 यूनिट लेते हैं तो वाई वस्तु की केवल 2 यूनिट ले पा रहे हैं, और अगर वस्तु की हम 1 यूनिट लेते हैं एक्स की, तो वाई की कितनी ले पाएंगे? 12, सॉरी 10। और वस्तु एक्स की अगर 4 यूनिट ले पाएंगे तो वाई की कितनी ले सकते हैं? 1 यूनिट। तो इसको हमने ग्राफ पे भी शो किया है।
आगे जानते हैं उदासीनता मानचित्र यानी कि इंडिफरेंस मैप। वो हमने देख ही लिया है। जब एक ही ग्राफ पर कई उदासीनता वक्र दिखाए जाते हैं तो उसे उदासीनता मानचित्र कहते हैं। यानी एक ही ग्राफ पर हमने कई आईसीस यानी इंडिफरेंस कर्व बना दिए हैं, तो उसी को हम कहेंगे इंडिफरेंस मैप। अब यहाँ देखते हैं, पहले भी हम इसका ग्राफ देख चुके हैं एक बार, और देखिए IC1, IC2 एंड IC3। यहाँ पर आपको 3 कर्व दिखाई दे रहे हैं, IC1, IC2, IC3। यहाँ IC3 सबसे ऊंची संतुष्टि देता है और IC1 सबसे कम। उपभोक्ता हमेशा ऊंचे वक्र यानी हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाने की कोशिश करता है। हमेशा उसकी कोशिश रहती है कि हम अगले इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच जाए, लेकिन उसकी आय जो है उसे वो रोक कर रखती है, क्योंकि आय कैसी है, लिमिटेड है। ठीक है, बजट रेखा की बात करते हैं। बजट रेखा क्या होती है? बजट लाइन। उपभोक्ता की इच्छाएं अनंत है, लेकिन उसकी जेब तो सीमित है भाई। बजट रेखा उन सभी संयोगों को यानी कॉम्बिनेशंस को दर्शाती है जो अपनी दी गई आय और वस्तुओं की कीमतों पर खरीद सकता है। यानी एक उपभोक्ता वो सभी कॉम्बिनेशन, बजट लाइन क्या शो करती है? वो सारे कॉम्बिनेशन शो करती है जो कि कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम से वस्तुओं की और जो कीमत है उस पर खरीद सकता है वस्तुओं को। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो बजट रेखा भी दाईं ओर खिसक जाएगी, यानी कि शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो बजट लाइन राइट साइड में यानी दाईं ओर खिसक जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका अब इनकम का लेवल बढ़ गया है, तो आपका आईसी कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कॉम्बिनेशन है हमारे पास, यहाँ पर जेल पेन से और यहाँ पर डॉट पेन से। जेल पेन 10 रुपए की कीमत में है और डॉट पेन 5 रुपए की कीमत में है। तो बजट एलोकेशन हमने, मान लीजिए बजट एलोकेशन फिक्स कर रखा है 50 रुपए, हमारे पास सिर्फ 50 रुपए का बजट है, तो हम कॉम्बिनेशन कैसे कैसे लेंगे? अगर हम 10 डॉट पेन से ले लेते हैं, क्योंकि डॉट पेन कितने का है? 5 रुपए का, तो 50 रुपए हमारे इसी पर खर्च हो जाएंगे, तो हम जेल पेन एक भी नहीं ले सकते, यानी जीरो। और कॉम्बिनेशन बी क्या कहता है? अगर हमने एक जेल पेन ले लिया तो 10 रुपए तो यहीं खर्च हो गए, तो बचे कितने हैं? 40। 40 में हम कितने डॉट पेन खरीद सकते हैं? कितने? 8। तो हमारे डॉट पेन कितने हो जाएंगे? 8। अभी भी हमारा बजट सेम रहेगा, 50 ही रुपए रखना है, सेम सेटिस्फेक्शन रहेगी। हमने एक जेल पेन की संख्या और बढ़ाई, तो अब ये कितने का हो गया? 2 जेल पेन ले रहे हैं तो 20 रुपए के हो गए। अब यहाँ पर 30 रुपए बचे, तो उसमें केवल 6 डॉट पेन आ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 3 जेल पेन हो गए, तो 30 रुपए यहाँ हो गए, यहाँ 20 रुपए बचे सिर्फ, तो 4 डॉट पेन आ सकते हैं। टोटल सेटिस्फेक्शन हमारी वही रहेगी, 50 रुपए। यहाँ पर 4 जेल पेन हो गए तो 40 रुपए, तो डॉट पेन सिर्फ 2 आ पाएंगे। और यहाँ अगर हमने 5 जेल पेन ले लिए तो 50 रुपए जेल पेन पे खर्च हो गए, तो हमारे डॉट पेन सब जीरो हो जाएंगे। अब इसी को अगर हम बजट ग्राफ पे बना दें तो हमारी क्या बन जाएगी? बजट लाइन बन जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह की लाइन होगी। यहाँ पर हम जैसे जैसे कॉम्बिनेशन चेंज करते जा रहे हैं तो हमारा बजट लाइन इस तरह से होता है। अब जानते हैं कुछ उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कोई भी उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि कहाँ प्राप्त करेगा? इसके लिए क्या है? 2 मुख्य शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है और बजट लाइन है वो एक दूसरे को स्पर्श करने चाहिए। यानी कि अगर हमें अधिकतम संतुष्टि चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो हमारा क्या होना चाहिए? जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन पर कैसा होना चाहिए? टेंजेंट होना चाहिए, यानी स्पर्श करना चाहिए। इसका मतलब है जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है हमारा, पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई होना चाहिए। जहां पर ये क्या है? पी एक्स और पी वाई क्या है? वस्तु की कीमतें हैं, एक्स की और वाई की। दूसरी शर्त क्या है हमारी, जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है इस पहले वाली शर्त की, कि संतुलन के बिंदु पर यानी जहां इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत दर यानी कि कॉन्वेक्स होना चाहिए। अर्थात क्यों होता है ये? तब क्योंकि एमआरएस यहाँ पर अप्लाई होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगातार घट रही होती है। घटते सीमांत उपयोगिता की वजह से हमारा जो उदासीनता वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, ओरिजिन की तरफ कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। अब जानते हैं ये उदासीनता वक्र विश्लेषण जो हमने किया, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसके लाभ क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? पहली बात, उपयोगिता को मापना आसान है। यहाँ गणनावाचक यानी कार्डिनल की बजाय कैसा ले रहे हैं हम? क्रमवाचक ऑर्डिनल दृष्टिकोण पर आधारित है। यानी हमें यह बताने की जरूरत नहीं कि कितनी यूटिल संतुष्टि मिली,
हम बस ये बताते हैं कि कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर है या कौन सा विकल्प कम बेहतर है। मांग के नियम की व्याख्या, ये प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट को अलग अलग करके मांग के नियम को समझाता है। दूसरा क्या है, उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस, इसे मापने में भी यह तकनीक बहुत सहायक है। क्या निकालने के लिए, कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए भी हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अपने फीडबैक हमें दीजिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।